हेलो सीयूईटी यूजी एस्पिरेंट्स। मैंने इनिशियली प्रॉमिस किया था कि आप सभी के लिए करंट अफेयर्स सीरीज जरूर लेकर आऊंगा। सीयूईटी एग्जामिनेशन में जीएटी का जितना इंपॉर्टेंस डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स में कंफ्यूजन इतनी क्यों होती है? क्योंकि एक पर्टिकुलर सोर्स में एवरीथिंग एट अ प्लेस नहीं मिलता है। तो हम लोग इस वीडियो के थ्रू ये जरूर कोशिश करेंगे कि सब कुछ एक पर्टिकुलर वीडियो में लेकर आए। और आई थिंक दिस करंट अफेयर सीरीज अगर आप पार्ट 1 से फॉलो करोगे तो ये होने जा रहा है आपका सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन, मतलब एक ही जगह पर आपको एंटायर करंट अफेयर्स मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर वीडियो का ड्यूरेशन 10 से 15 मिनट होगा। और हमारा प्लान पहले सुन लेते हैं क्या है। हम सितंबर ऑनवर्ड्स, मतलब इंक्लूडिंग सितंबर से हम लोग करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे और मैं हर एक मंथ का मात्र 2 वीडियो लाऊंगा। एक वीडियो का ड्यूरेशन 10 से 15 मिनट हो सकता है, +-2 इज द एक्सेप्टेबल ड्यूरेशन। सितंबर से स्टार्ट करेंगे। सितंबर में 2 वीडियो, शुरू के 15 दिन का, लास्ट का 15 दिन का, एक महीने में 2 वीडियो। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जैसे ही हमारा करंट अफेयर्स मतलब एक वीडियो खत्म होगा, मैं ये पीपीटी टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। आप लोग जितने भी देख रहे हैं सब आ जाओ टेलीग्राम में। वहां बहुत एक हम लोग मचाने जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और मुझे लगता है कि उस टेलीग्राम ग्रुप में जो आपको चीजें दी जाएंगी, अगर उतना भी कर लेते हो तो आई थिंक यू विल गेट अ गुड कॉलेज। तो टेलीग्राम लिंक जल्दी से ज्वाइन करना है। करंट अफेयर्स का पीपीटी वहीं मिल जाएगा। और फाइनली ये भी मैं बता दे रहा हूँ, आपको रिवीजन करने के लिए मात्र एक पेज मिलेगा। इस पूरे करंट अफेयर्स को मैं पर्सनली उसको डिजाइन करूंगा, 1 पेजर नोट, एक वीडियो का एक पेज, एक वीडियो का एक पेज, और उस एक पेज में ही सब कुछ रहेगा। और आप देखोगे कि वो डायग्रामेटिकली फॉर्मेट में बहुत अट्रैक्टिव भी लग रहा है। तो चीजें उससे बहुत क्विकली रिवाइज भी हो जाएगी। और साथ में ये वीडियो जरूर देखना, मतलब वीडियो देखा, 1 पेजर से रिवाइज किया, कहीं कंफ्यूजन है वीडियो ऑन कर लिया, फिर 1 पेजर वहां कुछ एक्स्ट्रा नोट ऐड करना है तो उसी में ऐड कर लो, प्रिंट आउट सबको निकलवाना है। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज द करंट अफेयर्स फॉर सितंबर मंथ, 1 to 15 डेज। अगर जितने लोग मुझे नहीं जानते, दिस इज, आप लोग को क्या करना है, सिंपली पॉज करना है स्क्रीन, रीड अबाउट मी। और मैं कुछ चीजें बहुत बेहतरीन करने की कोशिश कर रहा हूँ इस बार सीयूईटी यूजी के बच्चों के लिए। स्टे ट्यून्ड और बहुत शानदार आपको चीजें मिलने वाली। सी, पहला स्टार्ट करेंगे पेरिस पैरा ओलंपिक से रिलेटेड। पहले जान लेते हैं पैरा ओलंपिक्स क्या होता है। सी, एक होता है ओलंपिक, एक होता है पैरालंपिक्स। ओलंपिक वर्ल्ड का जो टॉप एथलीट्स, मतलब बहुत सारे गेम को एक इंटरनेशनल गेम इवेंट में इंक्लूड किया गया और उसमें मोस्टली एथलेटिक्स गेम्स ज्यादा इंक्लूडेड है। तो वर्ल्ड लेवल पे एक बड़ा स्पोर्ट्स में इवेंट होता है, दैट इज ओलंपिक्स। लेकिन क्या उनके लिए, क्या जो डिसेबल है या फिर जो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते, तो उनके लिए हमने पैरालंपिक्स बनाया। मतलब इसमें डिसेबल लोग एथलेटिक्स गेम जो भी इंक्लूडेड है उसमें खेलते हैं। ये जनरली क्या होता है, ओलंपिक्स जैसे खत्म होगा उसके कुछ दिनों के बाद ही पैरालंपिक्स भी हो जाता है और उसी सिटी में होता है जहाँ पे ओलंपिक्स हुआ है, बिकॉज वहां से ऑलरेडी पूरा प्रिपरेशन हुआ रहता है, दैट इज पैरालंपिक्स भी उसी सिटी में हो जाता है। तो 2024 का जो ओलंपिक्स हुआ था पेरिस में हुआ था, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, तो पैरालंपिक्स भी वही हुआ था। अगर मैं पैरालंपिक्स पर फोकस करूं तो हम लोग ये देखेंगे कि 2024 का जो पेरिस पैरालंपिक्स हुआ था वो एंड हुआ समर के मंथ के बाद और इसमें 168 पैरालंपिक डेलीगेट शामिल हुए। बस इसमें आपको मैं रैंकिंग दिखा देता हूँ। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लाया चाइना ने, फिर उसके बाद आपको ब्रिटेन आया दूसरे नंबर पे एंड थर्ड नंबर पे आपका यूएसए है। मतलब अगर मैं गोल्ड मेडल की लिस्टिंग करूं तो चाइना सबसे ज्यादा है, फिर आपका ब्रिटेन है और फिर अमेरिका है। ये पैरालंपिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। बहुत डिटेल में भी नहीं जाएंगे, एटलीस्ट उतना करेंगे जितना हमारा क्वेश्चन वहां से कॉप अप हो जाए। हमने क्या देखा, पेरिस पैरालंपिक्स कहाँ हुआ, सॉरी नाम से क्लियर है, पेरिस फ्रांस में हुआ। चाइना सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लाया, ब्रिटेन लाया, अमेरिका लाया। दिस इज फॉर पेरिस पैरालंपिक्स। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं पेरिस पैरालंपिक्स में इंडिया की बात करूं तो इंडिया ने भी इसमें सिग्निफिकेंट अपना रोल निभाया है। उसमें हमने देखा कि इंडिया ने 29 मेडल्स लाए। इस मेडल में शामिल क्या क्या, गोल्ड मेडल, 7 गोल्ड मेडल है, 9 सिल्वर एंड 13 ब्रॉन्ज मेडल्स है। तो देयर इज चांसेस कि क्रोनोलॉजी पूछ लिया जाए कि इंडिया ने कैसे कैसे मेडल ये किया। 29 टोटल मेडल्स है पैरालंपिक्स में और इसमें 7 गोल्ड मेडल है, 9 सिल्वर मेडल है एंड 13 ब्रॉन्ज मेडल है। फिर इंडिया ने साथ ही साथ 15 मेडल मार्क जो होता है ना, कि अगर किसी कंट्री ने ओवरऑल उस गेम में 15 मेडल लाया है अभी तक,
तो उसको 15 मेडल मार्क माना जाता है। इंडिया ने उसको भी क्रॉस कर लिया, मतलब इंडिया का धीरे धीरे पैरालंपिक्स में पोजीशन इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, दिस इज अबाउट इंडिया कंट्रीब्यूशन इन पेरिस पैरालंपिक्स 2024। अब देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, नाम जनरली एनटीए नाम पूछ लेता है, ज्योति बेरवाल है। इन्होंने क्या किया, अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियंस इन 2024, याद रखना, अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, इसमें ज्योति बेरवाल है, इनको क्या मिला, गोल्ड मेडल मिला। बस सिंपल, डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। नाम क्या है, ज्योति बेरवाल, कौन सा गेम है, अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024, इसमें ज्योति बेरवाल को गोल्ड मेडल मिला। दैट्स मोर देन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। सबलनेखा बीट्स पेगुला टू विन 3rd ग्रैंड स्लैम। डिटेल में नहीं जाएंगे, यहीं पे याद कर लेते हैं। सबलनेखा कोई स्पोर्ट्स मैन है, इन्होंने क्या किया है, पेगुला को हराया है और 3rd ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है। दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर कोई रनिंग नोट्स भी बना रहा है, बस ये लिखना है, दैट्स इट। जहां पे जरूरत होगा मैं डिटेल में करवा दूंगा खुद, बस यहाँ पे यार डायरेक्ट एंट्री ऐसे पूछ देता है कि रिसेंटली पेगुला को किसने हराया, सबलनेखा। रिसेंटली 3rd ग्रैंड स्लैम किसने जीता, सबलनेखा। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए, मतलब बस इसको डिटेलिंग में नहीं करना है, हम लोग वही करेंगे जिससे हमारा काम चले, और अभी हमारा मार्क्स ओरिएंटेड स्टडी होना चाहिए। दिस इज अगेन ओस्टापेंको एंड किचेनोव, 2 व्यक्ति हैं, यूक्रेन और रसिया टाइप का नाम देखने से लग रहा है। ये यूएस ओपन वुमेन्स डबल टाइटल। सी, थोड़ा सा ये चीजें याद रखने में दिक्कत होंगी, लेकिन इसको आप लोग कैसे भी करके याद कर लो, 2-3 बार देखना है। अगर नाम एक बार देख भी लिया ना, 2-3 बार देख लिया, तो जब आपके ऑप्शन के सामने ये नाम आएगा ना, तो तुरंत माइंड क्लिक कर जाएगा। तो ये बहुत नहीं घबराना है कि अचानक से इतना बम्बार्डमेंट ऑफ नेम होंगे, बिल्कुल नहीं डरना है। चीजें 2-3 बार पढ़नी है, और बिलीव मी, एमसीक्यू जो एग्जामिनेशन होता है उसमें खूबसूरती ये है कि आपने 1-2 बार पढ़ ली है चीजें, तो आपके सामने अगर ऑप्शन आता है तो बन जाता है और सही भी होता है। तो ओस्टापेंको एंड किचेनोव 2 व्यक्ति हैं, इन्होंने यूएस ओपन वुमेन्स डबल टाइटल जीता है। ठीक है, वुमेन्स डबल टाइटल। आगे बढ़ते हैं। दिस इज नॉट मैं क्या बोलूं, इन्होंने क्यों ही डाल दिया। क्रिस्टियानो जो रोनाल्डो है, ही इज अ ज्वेल्स ऑफ फुटबॉल टीम, इनका रिसेंटली 1 बिलियन फॉलोअर हुआ है। तो एक बार माइंड में ध्यान है ना, वैसे भी आप लोग सब सोशल मीडिया के बड़े फैन हो, सोशल मीडिया के सब यूजर हो, तो आपको पता होगा कि रोनाल्डो जी ने रिसेंटली यूट्यूब चैनल बनाया, अचानक से 2-3 दिन में फॉलोअर्स का बॉम्बार्डमेंट हो गया। सिंपल सी चीज है, दिस इज इंपॉर्टेंट। आई थिंक दिस इज द, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें से दूसरे या तीसरे नंबर पर अगर मैं प्रायोरिटी करूँ तो इसको रखूंगा। एक आप लोग जानते होगा, अभी तक स्कूल में ज्योग्राफी पढ़े होंगे, तो एक यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, उसका कैपिटल है वो होता है पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर नाम सुनते हैं ना हम लोग, पोर्ट ब्लेयर, अच्छा ये थोड़ा सा वो यूरोपियन नेम लग रहा है, तो हम अपने कंट्री में ऐसा जगह क्यों रखे जो यूरोपियन लगे, हम लोग क्यों यूरोपियन लीगेसी को लगे, हम अपना चीजें आगे रखेंगे, अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करेंगे। इंडिया अपने कल्चर को ग्लोबल लेवल पर रखेगा, तब तो हमको जाके सॉफ्ट पावर मेरा मजबूत होगा और ग्लोबल लीडरशिप की तरफ बढ़ेंगे, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर का विजन है। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम रख दिया गया श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, डायरेक्टली ऐसे पूछा जा सकता है। पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या रखा गया, या फिर विजयपुरम क्या है, ऑप्शन दे देगा ओल्ड नेम ऑफ न्यू नेम ऑफ पोर्ट ब्लेयर, ऐसे करके। पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या रखा है, श्री विजयपुरम। थोड़ा सा पोर्ट ब्लेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। यू विल सी कि अगर मैं ड्रॉ करूं इंडिया को, तो इंडिया के इधर राइट साइड में बे ऑफ बंगाल है, इसी बे ऑफ बंगाल में ग्रुप ऑफ आइलैंड है, उस ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार। 2 नाम है, अंडमान एंड निकोबार। ऊपर की तरफ अंडमान है और बीच में निकोबार है। ठीक है, इसी निकोबार में जब आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे, इंदिरा पॉइंट एक पॉइंट है जो इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो कि बे ऑफ बंगाल में है। तो इसी निकोबार का सबसे साउदर्न जो पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। अच्छा, ऊपर वाला अंडमान है, नीचे वाला निकोबार है, दोनों को मिलाकर अंडमान एंड निकोबार कर दिया हमने। इसका कैपिटल देखा पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान वाले रीजन में है, और इसका नाम हो गया विजयपुरम। और यहाँ पे एक याद रखना है कि अंडमान और निकोबार के बीच से एक रास्ता गुजरता है जिसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल याद रख लें, दोनों के बीच से एक रास्ता गुजरता है, उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। याद रखना, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है विजयपुरम। अब देखिए, एक ये लॉन्च हुआ है,
भास्कर, ये भास्कर क्या है? देखिए, भास्कर का फुल फॉर्म होता है द भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। एक पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया है DPIIT। ये क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मतलब ये जनरली इंडस्ट्रियल चीजों से रिलेटेड काम करता है। DPIIT फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका काम इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्री जो भी रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब स्टार्टअप लॉन्च करना है या स्टार्टअप्स को रिलैक्सेशन देना, ये DPIIT करता है। आपको एक काम करना है कि याद रखना है कि भास्कर पोर्टल किसने लॉन्च किया, एक काम ये याद रखना है। या फिर भास्कर का फुल फॉर्म क्या है? तो भास्कर का फुल फॉर्म है द भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। ऐसे भी ध्यान रखना है, अगर फुल फॉर्म पूरा भी याद नहीं आ रहा तो भास्कर जो कहीं ना कहीं स्टार्टअप से लिंकेजेस है, तो अगर ऑप्शन में कहीं स्टार्टअप दिखता है तो उस पर क्लिक करना है, ठीक है। नोट्स अगर एक बार मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए। This is a platform designed to centralize, streamline, and enhance collaboration among key stakeholders within the entrepreneurial ecosystem, including startups, investors, mentors, and services. जो भी स्टार्टअप्स के स्टेक होल्डर है उनके बीच कोऑर्डिनेशन इनहेंस करना, कोलैबोरेशन करना, ताकि हमारा स्टार्टअप और अच्छे से ग्रोथ कर पाए। उसके लिए हमने क्या डिजाइन किया? भास्कर प्लेटफॉर्म डेवलप किया। किसके द्वारा? DPIIT। This is initiative taken by Department for Promotion of Industry and Internal Trade। मैंने बोला इंडस्ट्री से रिलेटेड ये डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है। सी, हर एक मिनिस्ट्री के अंदर वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं, तो इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत एक डिपार्टमेंट है DPIIT, जो काम करता है इंटरनल ट्रेड और इंडस्ट्री से रिलेटेड। उन्होंने ही अभी रिसेंटली लॉन्च किया भास्कर प्लेटफॉर्म, जो क्या करता है? स्टार्टअप के जो भी स्टेक होल्डर है उनके बीच कोलैबोरेशन को बढ़ाता है, ठीक है। The launch of Bhaskar marks a significant step forward in the government's ongoing effort to promote innovation, entrepreneurship and job creation। वही बात है, गवर्नमेंट कोई भी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी तो उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव सिग्निफिकेंस होगा, तभी लॉन्च करेगी। तो ऑप्शन में ऐसा जो भी स्टेटमेंट हो जो चिपरू चापड़ी बातें कर रहा है और थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन बात करता है, वो जनरली वो लोग सही देते हैं, ठीक है। It will serve as a central hub where startup investors, service provider and government bodies exchange ideas and accelerate growth। This is again a चिपरू चापड़ी बात। भास्कर याद रखना है, DPIIT लॉन्च किया। भास्कर एक प्लेटफॉर्म है जो स्टार्टअप्स में अलग अलग स्टेक होल्डर को कोलेबोरेशन में मदद करता है, ठीक है। दैट्स इंपॉर्टेंट। मिशन मौसम, ये क्या भाई? देख लीजिए। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड मिशन मौसम विथ एन आउटले ऑफ 2000 करोड़। नॉट मतलब डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना करोड़ इसको एलोकेट किया गया, बट मिशन मौसम इंपॉर्टेंट है। क्या है? 2 years to enhance India's ability to predict and respond to extreme weather event and the impact of climate change। See, जो मिशन मौसम है, मिशन मौसम नाम से क्लियर है। मौसम क्या होता है? कहीं ना कहीं क्लाइमेट से रिलेटेड बातें कर रही है। तो मिशन मौसम क्या करेगा कि आपके क्लाइमेट और एक्सट्रीम वेदर का प्रेडिक्शन करेगा और उस पर रिस्पॉन्ड भी करेगा, ठीक है। मतलब पहले से अगर हम डाटा को कलेक्ट करके कि ऐसा ऐसा ज्योग्राफिकल कंडीशन है, तो देयर इज चांसेस कि अगले 2 साल में कुछ ज्योग्राफिकल इवेंट हो, तो उसको प्रेडिक्ट करना और उस पर हम लोग रिस्पॉन्स कैसा करेंगे, रिस्पॉन्ड कैसे, उसका भी प्रिपरेशन करना, ये मिशन मौसम के तहत किया जाएगा, ठीक है। द मिशन विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द इंडिया मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? यूनियन गवर्नमेंट ने तो इसको अप्रूव कर दिया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? IMD क्या है? इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडिया मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडिया के जो जोग्राफिकल या फिर मौसम से रिलेटेड चीजें होती है उसको ये ऑब्जर्व करता है, उस पर प्रेडिक्शन भी करता है। एंड द नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, 3 की इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर एक आता है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। ये और IMD मिलकर मिशन मौसम को इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अगला न्यूज देखते हैं। वेस्ट बंगाल अपराजित एंटी रेप बिल। रिसेंटली अपराजित एंटी रेप बिल, आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल में एक डॉक्टर का जो रेप हुआ था, पूरा नेशनल न्यूज बना था। उसी के ध्यान में रखते हुए वेस्ट बंगाल ने अपराजित एंटी रेप बिल लाया है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? रिसेंटली अपराजित एंटी रेप बिल किसने लाया? तो वेस्ट बंगाल याद रखना। और वेस्ट बंगाल से याद रखना है कि रिसेंटली वहां बहुत एक ह्यूमिलिएटिंग घटना हुई थी कोई MBBS स्टूडेंट के साथ, नॉट ए स्टूडेंट बट सी वाज डॉक्टर आई थिंक।
तो उनके उसको ध्यान में रखते हुए वेस्ट बंगाल ने एक बिल लाया रिगार्डिंग रेप। वेस्ट बंगाल सिंपल से चीज पढ़ लेते हैं। द वेस्ट बंगाल असेंबली रिसेंटली पास द अपराजित वुमेन एंड चाइल्ड बिल, वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज एंड अमेंडमेंट बिल 2024 नाम है, ये ऑफिशियल नाम है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। दिस न्यू लॉ इज डिजाइन टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, अगेन पर्टिकुलरली इन रिस्पॉन्स टू राइजिंग कंसर्न अबाउट सेक्सुअल क्राइम। धीरे धीरे इसका नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो उसी को देखते हुए वेस्ट बंगाल ने बिल लाया। Notably, the bill received unanimous support, including from the opposition, showing how important and urgent these measures are. मतलब जनरली क्या होता है कि कोई भी बिल किसी असेंबली में आता है या फिर अगर पार्लियामेंट में भी है तो जो अपोजिशन के मेंबर होते हैं उसको विरोध करते हैं उसका। लेकिन ये बिल ऐसा था चूंकि ये समाज के हित में था और एक वे फॉरवर्ड था, तो इसको अनएनिमस सपोर्ट मिला, मतलब अपोजिशन वाले भी इस पर वोट किए कि हाँ ये बिल सही है। ठीक है। तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान टॉप इन जीएसडीपी ग्रोथ। ठीक है, ये याद रखना कि 2024 का जो जीएसडीपी ग्रोथ का लिस्ट आया था, जीएसडीपी क्या होता है? एक होता है जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक होता है जीएसडीपी। जीएसडीपी होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएसडीपी इंडिया का होता है नेशनल लेवल पर और ये स्टेट लेवल पर होता है। तो पूरे स्टेट का जब जीएसडीपी ग्रोथ निकाला गया, एक लिस्ट तैयार किया गया कि किस स्टेट का जीएसडीपी ग्रोथ सबसे ज्यादा है, तो ऊपर के टॉप 3 कौन कौन थे? टीटीआर, याद कैसे रहेंगे? टीटीआर, तमिलनाडु, तेलंगाना, सॉरी फर्स्ट आएगा तेलंगाना, देन आएगा तमिलनाडु, फिर आएगा राजस्थान। ये 3 स्टेट है जिन्होंने जीएसडीपी 2024 का ग्रोथ लिस्ट जो बना था जीएसडीपी ग्रोथ, उसमें इन्होंने टॉप किया। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। तेलंगाना, तमिलनाडु एंड राजस्थान हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज स्टेट इन इंडिया बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी जिसको बोलते हैं। इन्होंने ही ये जीएसडीपी लिस्ट निकाला, तो इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट कि इसको किसने रिलीज किया है। जीएसडीपी ग्रोथ लिस्ट कौन है? तो मॉस्पी ने निकाला है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी किसने किसने किया? तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान। अगेन दिस इज अ जीएसडीपी का डेफिनेशन और थोड़ी सी उसका डिस्क्रिप्शन है। इंडियाज फर्स्ट बायो हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। सी हमारे यहाँ हाइड्रोजन का बहुत ही मतलब एक हाइड्रोजन पर हमने पर्टिकुलर लेक्चर भी बनाया है, आप जाकर देख सकते हो, शायद वो आपकी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे है कि नहीं मुझे चेक करना पड़ेगा। क्लास में मैंने बायो हाइड्रोजन बहुत डिटेल में करवाया था। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा बायो हाइड्रोजन से रिलेटेड पढ़ना है आपको जाकर, बिकॉज ये हमारे आने वाले समय का यही बेस है, यही बैकबोन है हमारी इकोनॉमी का, फ्यूल का। तो इंडिया ने बायो हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, इंडिया का जो फर्स्ट बायो हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेप लिया, उसके बारे में देखते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट अवार्डेड ए कॉन्ट्रैक्ट टू डेवलप द country's first biohydrogen project led by Gensol Engineering in collaboration with Matrix Gas and Renewables। मतलब इस बायो हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को लीड कौन करेगा? जेंसॉल इंजीनियरिंग। कोलैबोरेशन किसके साथ साथ? मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल्स। मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल्स के साथ कोलैबोरेशन किया गया है, जिसमें लीड करेगा जेंसॉल इंजीनियरिंग, और ये हमारे इंडिया का फर्स्ट बायो हाइड्रोजन प्रोजेक्ट होगा। नाम से क्लियर है, बायो हाइड्रोजन मतलब ऐसा हाइड्रोजन जो बायो मतलब लाइफ, किसी लाइफ ओरिएंटेड चीजों से निकालकर ये हाइड्रोजन डेवलप किया जाएगा। अगर मैं वर्ड ब्रेक डाउन करूं तो ये निकाल सकता है इंटरफ्रेंस। 164 करोड़ एलोकेट किया गया। द प्रोजेक्ट एम्स टू अलाइन विद द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इंडिया का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, उसके साथ ये अलाइन किया जाएगा। And is said to process 25 tons of bio waste daily, producing 1 ton of green hydrogen using advanced gasification technology over 18 months। See, मैंने बोला ना बायो वेस्ट होगा, उससे ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की। डाटा इज नॉट इम्पोर्टेंट। बायो हाइड्रोजन प्रोजेक्ट किस चीज से रिलेटेड है? तो हाइड्रोजन को कैसे बायो वेस्ट से जनरेट कर सकते हैं ना। बायो वेस्ट क्या होता है? जनरली जो डिग्रेडेड, उसमें क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग प्रोसेस से, जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू या फिर अदर कोई लाइफ फॉर्म से उसको ट्रांसफॉर्म करवाता है यूजेबल फॉर्म में, तो उससे हम लोग क्या जनरेट करोगे ना? हाइड्रोजन। और हम लोग जानते हैं कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है इन द इसमें फ्यूल वगैरह में बहुत लिमिटेड है, और इसके लिए हमने ऑलरेडी अल्टरनेटिव पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। और आप देखोगे कि इंडिया में ये एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, बहुत सारे प्रोग्राम है। एथेनॉल ब्लेंडिंग मैंने डिटेल में करवाया है। बायो हाइड्रोजन अगेन गुड न्यूज फॉर इंडिया, और इन्होंने लॉन्च भी कर दिया और इसी को अलाइन कर दिया इंडिया का जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके साथ।
दिस एडवांस्ड प्रोसेस टर्न्स कार्बन बेस्ड वेस्ट इनटू हाइड्रोजन गैस। ये क्या करेगा, ये जो प्रोसेस हमने बात किया, क्या क्या प्रोसेस था, से प्लाज्मा इंड्यूस्ड रेडिएंट एनर्जी बेस्ड गैसिफिकेशन सिस्टम। ये नाम याद नहीं रहेगा, एक टर्म याद रहेगा, गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन क्या होता है, किसी प्रोसेस के थ्रू गैस में उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना। तो ये जिस ऑप्शन में गैसिफिकेशन वाला वर्ड होगा उसको पिकअप करना है। इस टेक्नोलॉजी से क्या करेंगे, जो हमारे वेस्ट में कार्बन बेस्ड वेस्ट होगा, मतलब वैसा वेस्ट, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन गैस का यूज हम लोग करेंगे, अलग अलग एप्लीकेशन उसका बहुत इनफाइनाइट होगा। वाई इज बायो हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, क्यों इंपॉर्टेंट है, एक बार स्टोरी की तरह सुन लीजिएगा। मुझे लगता है कि ये आपके एनटीए वाला में नहीं, ये एनालिटिकल क्वेश्चन में ज्यादा हेल्प करेगा। इंडिया इज वर्किंग हार्ड टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल, मैंने शुरुआत में बात करी, एंड मूव टुवर्ड्स ग्रीनर एनर्जी। ग्रीनर एनर्जी का मतलब हो जाता है ऐसा एनर्जी जो इन्वायरमेंट पे पॉल्यूशन बहुत कम करे, दैट इज ग्रीन एनर्जी। उसका एक एग्जांपल है हाइड्रोजन। वन ऑफ द की इनिशिएटिव सपोर्टिंग दिस इज द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अब इस ग्रीन एनर्जी का जो हमारा मोटो है उसको पूरा करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बहुत ही हेल्पफुल है। गिवन दैट इंडिया प्रोड्यूसेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट एवरी ईयर, बायो हाइड्रोजन प्रोवाइड्स अ वे टू यूज दैट वेस्ट टू क्रिएट क्लीन एनर्जी। हम लोग बहुत सारे एग्रीकल्चरल वेस्ट हर एक साल जनरेट करते हैं, उसी एग्रीकल्चरल वेस्ट से जो कार्बन बेस्ड वेस्ट होगा उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे हाइड्रोजन गैस में। बस आगे चिपरी चापरी बातें, नॉट सो इम्पोर्टेंट। इंडिया, नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया सक्सेसफुली लॉन्चेस अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल इन ओडिशा। याद रख लेना, अग्नि 4 क्या है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, अग्नि 4 क्या है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हम लोग डेप्थ में करेंगे, नाम बस याद रखना, अग्नि 4 क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल, दो चीजें बहुत कंपैरिजन की जाती है, व्हाट इज बैलिस्टिक मिसाइल एंड व्हाट इज क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल वर्सेस क्रूज मिसाइल, ठीक है, ऐसे याद कर लो। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, इनिशियली हमने यहाँ से, मेरा यहाँ से लॉन्चिंग कर रहा है और ये मेरा टारगेट है, तो यहाँ से पावर दे दिया और यहाँ बंद कर दिया, अब जाएगा टारगेट पे जाके बात करेगा, दिस इज बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या होता है कि यहाँ मेरा टारगेट है और यहाँ पे सॉरी यहाँ से मैं लॉन्च कर रहा हूँ और यहाँ मेरा टारगेट है, लेकिन जो टारगेट है ना वो मूवेबल है, मतलब एक जगह कांस्टेंट नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एंटायर फ्लाइट में इसको गाइड करते रहते हैं, ऐसे ऐसे जहां भी टारगेट जाएगा उसको जाके मारेगा, दिस इज क्रूज मिसाइल। तो अभी हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बात करें तो इसी बीच में अग्नि 4 जो बैलिस्टिक मिसाइल है न्यूज में रहा, और इंडिया ने इसको ओडिशा में सक्सेसफुली ये लॉन्च किया, मतलब ट्रायल किया इसका। ठीक है, ओडिशा अग्नि 4 मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस था हमने देख लिया, देख लेते हैं एक बार। इंडिया रिसेंटली कंडक्टेड अ सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चंदीपुर ओडिशा। ओडिशा में इसका टेस्टिंग किया गया अग्नि 4 जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है। द टेस्ट वाज कैरिड आउट बाय द स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड कंफर्मिंग द मिसाइल, नॉट सो इंपॉर्टेंट, परफॉर्मेंस एंड टेक्निकल एबिलिटीज। व्हाट इज अग्नि 4? अग्नि 4 इज एन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल को उसके रेंज के हिसाब से हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, कितना लंबा जाता है। तो दिस इज इंटरमीडिएट रेंज, बहुत छोटा भी नहीं और बहुत बड़ा भी नहीं है ना। Developed by it is a key part of India's strategy to strengthen its defense capabilities. Again चिपरी चापरी बातें, अगर कोई मिसाइल बना रहा है तो हमारे डिफेंस में ये हेल्प करेगा। The missile is designed to enhance India's ability to respond to threats with precision and effectiveness. Again ये सब चिपरी चापरी बातें, not so important। जो इंपॉर्टेंट था मैंने ये कर दिया, वन पेजर में वही डालेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा, उसी से आपको रिवाइज कर ले। एक बार ये लेक्चर जरूर सुन लेना। इंडिया जनरेट्स हाईएस्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। हम लोग वैसे भी पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा है, उसी एक गुड न्यूज क्या है, आई विल नॉट से इट अ गुड न्यूज बट मैं क्या बोलूँ, इंडियंस को, कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर निगेटिव चीजें बहुत बड़े स्तर पर हो तो दिस इज अगेन अचीवमेंट। हम प्लास्टिक पॉल्यूशन में टॉप किए हैं, याद रखना है। अ रिसेंट स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल नेचर, एक नेचर जर्नल है, वर्ल्ड लेवल पर अच्छा जर्नल है, इसने रिवील किया है कि इंडिया जो है हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है प्लास्टिक पॉल्यूशन में, ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन। इंडिया अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 1/5 ऑफ द टोटल प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड वर्ल्ड वाइड, मतलब जितना वर्ल्ड वाइड प्लास्टिक जनरेट होता है उसका 1/5 हिस्सा इंडियन ही जनरेट कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया जनरेट्स अप्रोक्सीमेटली 9.3 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, सी ह्यूज अमाउंट एनुअली। हर एक साल 9.3 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट हम लोग जनरेट करते हैं, प्लास्टिक पॉल्यूटेड। आउट ऑफ दिस
5.8 million tons are incinerated while 3.5 million tons are released into the environment as debris. ठीक है, वो 9.3 मिलियन का इन्होंने अलग अलग क्लासिफाई कर दिया। जला, ये क्या हुआ, जलाकर इतना हम लोग रिलीज करते हैं, और बाकी डायरेक्टली डेब्री मतलब क्या होता है, ऐसे डायरेक्टली इन्वायरमेंट में छोड़ दिए। ये 3.5 मिलियन। दिस फिगर इज सिग्निफिकेंटली हायर देन नाइजीरिया, इंडोनेशिया एंड चाइना। मतलब ये यहाँ पे कंपैरिजन किया गया नाइजीरिया, इंडोनेशिया एंड चाइना से, उससे भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारा 9.3 मिलियन है। लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इंडिया, ये ध्यान रख लेना न्यूज में।